दोस्तों, मैं मोहित आगरा आपके लिए वापस लेकर आया नॉलेज टॉपिक, जिसमें हम स्टडी करते हैं OCM मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की और इकोनॉमी की। और हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स और मैनेजमेंट में हमने थर्ड चैप्टर किया था शुरू। उसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और हमने उसमें बहुत से पॉइंट कवर किए थे। पहला तो कैरेक्टरिस्टिक कवर किया था, उसके बाद हमने धीरे धीरे फंक्शंस और उसके बाद क्वालिटीज़ देखे। तो आज हम देखने वाले कि कौन कौन से प्रोसेस होती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए मदद करती है। तो वो प्रोसेस हम ड्राइंग करने वाले, थोड़े ही बड़ा लेक्चर वीडियो होगा, परंतु वीडियो स्किप ना कीजिए, लास्ट तक देखिए। आप पहले बार मेरे चैनल पर विजिट करो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके बहुत से ऐसे नॉलेज पर्पस वाले वीडियो आप जल्द से जल्द देख सके। तो चलते हमारे प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के पॉइंट की तरफ और हम आज डिस्कस करेंगे। चलिए। तो दोस्तों, हम आ गए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के प्रोसेस की तरफ। तो उसमें हम देखें वाले कि पहले 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला है उसमें ट्रेनिंग। तो हर एक एंटरप्रेन्योर को ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। हर एक एंटरप्रेन्योर को स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। हर एक एंटरप्रेन्योर को एक पोजीशन होना बहुत ज़रूरी है, वो जो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो एंटरप्रेन्योर एक सक्सेसफुल कब होगा, जब उसको अच्छी से ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छे से फैसिलिटी मिलेगी, जो उसको वर्क करना है, अच्छा अच्छी पोजीशन मिलेगी उनको एंटरप्रेन्योर की प्लेस पे, वो अच्छे से कर सकते हैं। तो पहले कुछ ऐसे परंपरा थी कि एंटरप्रेन्योरशिप बॉर्न होते हैं, मतलब वो पैदाइशी एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो बन नहीं सकते। परंतु अभी ट्रेनिंग की वजह से क्या हो रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप बॉर्न नहीं हो रहे, तो मेड हो रहे, खुद से बनना सीख रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बॉर्न होना मतलब पैदाइशी बनना ऐसा नहीं। फैमिली जो बिजनेस लेकर आती है उसको ही चलाना, उसको ही बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बॉर्न। पर उसके पहले आपको देख सकते हो, पहले खुद से बिजनेस चालू करने के लिए बहुत से कम लोग थे, पर अभी ऐसे बहुत सारी योजनाएं आए, हर एक आदमी, हर एक पर्सन के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी मिले, तो वो खुद से बिजनेस करना चाहते हैं, मतलब वो खुद से मेड होना चाहते हैं। तो थोड़ा वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न आर नॉट मेड, ये पहले कहते थे, अभी उल्टा है। तो देखते हैं हम कि ट्रेनिंग में ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, प्लानिंग उसमें सिस्टमेटिक सिस्टम है। ट्रेनिंग में कौन कौन से चीज़ें सिखाई जाती है, उसमें प्लानिंग किस तरह से किया जाता है, सिस्टमेटिक वर्क किस तरह से किया जाता है, कौन कौन से कॉन्सिनेंट लिए जाते हैं, कौन कौन से मेथड्स, कौन सा इफेक्टिवनेस दिखाना चाहिए, वो सब मार्जिनल डेवलपमेंट किया जाता है ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है हर एक एंटरप्रेन्योर को। जब वो सामने कस्टमर के साथ बात करे तो उसको कम्युनिकेशन स्किल आना जरूरी है। और कम्युनिकेशन स्किल कब आएगा, जब वो अच्छे से ट्रेनिंग करेगा, उसको अच्छे से नॉलेज होगा कि किस तरह से हमें बात करें, कौन से टॉपिक पे बात करने, क्यों इम्पोर्टेंट है कस्टमर है। तो उस तरीके से उसको अच्छे से बात करना बहुत ज़रूरी, मतलब कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो उसको सब मेथड मालूम होना चाहिए, खुद से बनाना चाहिए, बेल खुद से करना चाहिए। कौन कौन से मेथड होते हैं एंटरप्रेन्योर के, है तो पहला प्रोडक्शन मेथड होता है, उसके बाद मार्केटिंग ऑफ गुड्स, किस तरह से मार्केट में हमारे गुड्स किस तरह से ख़त्म हो सकते हैं, उसके बाद कंज्यूमर का एजुकेशन भी क्या होता है। तो देखेंगे हम सेकेंड पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, EDP, बहुत फेमस और बहुत इंपॉर्टेंट। EDP है योजना नहीं बोल सकते, इंस्टीट्यूशन है, जिसमें हर एक एंटरप्रेन्योर को सिखाया जाता है कि किस तरह से हमारा बिजनेस रन करना चाहिए और एंटरप्रेन्योर को किस तरह से सक्सेसफुल बनना चाहिए। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए बहुत योजनाएं गवर्नमेंट में चलाई, और ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इफेक्ट दिखाता है हर एक बिजनेसमैन के लिए। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है EDP कब चालू हुआ था, 1970 गुजरात में चालू किया था, और उसमें स्पॉन्सर किया था गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, GIIC है, बहुत आपने सुना ही होगा GIIC, जो गुजरात में कंपनी, और उसने बहुत ज़्यादा फाइनेंस किया था ये EDP भी, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस तरह से एंटरप्रेन्योर को डेवलपमेंट होगी, उनको अच्छे से स्किल प्रोवाइड करेंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे, और हमारे इंडिया के हमारे कंट्री के बेनिफिट के लिए होगा। तो आपको ये याद रखना है कि EDP कब चालू किया था, 1970 को, कहाँ चालू किया था, गुजरात को, और किसने स्पॉन्सर किया था, GIIC ने, मतलब गुजरात इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। और इसके बहुत से ऐसे ट्रेनिंग कैंप बनाए गए। वो एक ट्रेनिंग कैंप आंध्र प्रदेश में, एक काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट में, तो
बहुत से ऐसे कैंप नहीं बोल सकते, इंस्टीट्यूशन बनाए गए और इंस्टीट्यूशन के ब्रांचेस बनाए गए। ईडीपी के सबसे फॉलोइंग स्टेप कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करते हैं? तो पहला अरेंजमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकेंड सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटरप्राइज, फोर्थ एक्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिफ्थ सिलेक्शन ऑफ ट्रेनिंग पर्सनली, सिक्स्थ सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ ट्रेनिंग, 7 एक्चुअल ट्रेनिंग और 8 मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप। ये स्टेप फॉलो करते ईडीपी। क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर को लाते हैं, सिलेक्ट करते हैं उसमें से, और जो अच्छे से काम करता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कौन सी ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है उनको पर्सनली बताते हैं, उसको एक्चुअली ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद कौन सी मेथड में उसकी ट्रेनिंग करना है वो बताते हैं, और उसके बाद ट्रेनिंग वापस शुरू हो जाती है। उसके बाद उनको मॉनिटरिंग बता देते हैं। तो वैसा ही इसमें होता है, वो स्टेप फॉलो किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी। ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी मतलब क्या, कौन कौन से फीचर्स है, ऑब्जेक्टिव कौन से गोल्स रखे थे ईडीपी ने हमारे सामने। एक तो पहला था ऑप्टिमाइज यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितना हमारे पास रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज होगा नहीं तो नेचुरल रिसोर्सेज होगा, उनका अच्छे से यूज़ करना, ऑप्टिमाइज कम से कम यूज़ करके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना और कंट्री के लिए हेल्पफुल होगा। तो इससे ईडीपी के वजह से क्या होगा कि जो रिसोर्सेज है हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसको कम से कम यूज़ करना। तो इससे भी ये ऑर्गेनाइज ईडीपी की वजह से वो भी अच्छे से चलता है। उसके बाद है टू फॉस्टर एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ इन इंडिया। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन एंड इम्प्रूविंग इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ अ सोशल डिसएडवांटेजेस ग्रोथ। फोर्थ जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। एक ये सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है और सबसे मेन बात है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। हम कौन सा भी काम जो गवर्नमेंट हमारे सामने योजना लाता है तो उनका सबसे पहला होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो ईडीपी के वजह से बहुत से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक वर्कर को। और फिफ्थ वाइडिंग बेस्ड ऑन स्मॉल मीडियम स्केल इंडस्ट्री। और सबसे पे निर्भर होना चाहिए स्मॉल में, जो घरगुती होगा, नहीं तो मीडियम मतलब जो लोकल लेवल पे होगा उनको अच्छा प्राधान्य ये ईडीपी के वजह से मिल जाता है। उसके बाद है रिसर्च इनिशिएटिव इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इनिशिएटिव मतलब पुढाकार लेना, और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन ने उसमें पुढाकार लिया, कौन कौन से योजना है उसको पुढाकार लिया इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए। तो पहला बहुत इंपॉर्टेंट नाम है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया को आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज बता देता हूँ। स्टार्टअप इंडिया नरेंद्र मोदी के काले युग में शुरू हुआ था। 2014 में नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत के पंतप्रधान बन गए, और पंतप्रधान बनने के बाद उन्होंने 2016 को स्टार्टअप इंडिया शुरू कर दिया। स्टार्टअप इंडिया का मेन मोटिव क्या था कि खुद से हमारे इंडिया में प्रोडक्ट बनना चाहिए और वो इंडिया में ही सेल्स होना चाहिए। मतलब बाहर का कौन सा भी सामान यूज़ ना करके इंडिया में ही स्टार्ट करना चाहिए। और इंडिया में ही स्टार्ट करने के इसलिए एंटरप्रेन्योर को, मतलब जो काम करने वाले बिजनेसमैन उनको पहला प्राधान्य देना चाहिए, उनको अच्छे से सिखाना चाहिए, और उनको सिखाने के बाद वही हमारे ये काम करेंगे। तो यही था पहला मोटिव। और उसके बाद बहुत से लोगों ने उनको मदद की। अभी हमारे रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हो गए, नहीं तो उसके बाद बहुत से मंत्री थे, तो उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करके है स्टार्टअप इंडिया का नियोजन किया। ये तो अभी 10 साल भी नहीं हुए इसको चालू हुए, और उनका टर्नओवर तो कम है, 100 करोड़ से भी कम है उसका टर्नओवर। Under the initiative, the government already launched the iMed program। ये iMed प्रोग्राम मतलब खुद से बनाने के प्रोग्राम गवर्नमेंट ने शुरू किया था, और इसमें लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा मोबाइल ऐप बनाए गए इस प्रोग्राम के द्वारा। मतलब देख सकते हो कितना बड़ा फ़ायदा हुआ हमारी कंट्री को। वो मुद्रा बैंक स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मैंने पूरा नाम लिया क्योंकि रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है और बहुत बड़ी बैंक है मुद्रा बैंक। और इसके वजह से जो छोटे कंपनी होते हैं, जो माइक्रो लेवल पे होते हैं, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम यही करता है। और ये सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड को भी मदद करता है मुद्रा बैंक। ये क्या होता है, स्टार्टअप इंडिया के वजह से बहुत से लोग अट्रैक्ट हुए स्टार्टअप इंडिया में, क्योंकि उनको इंटरेस्ट तो कम मिलता है पर उनको
ट्रेनिंग भी दी जाती है, और इसके स्टार्टअप इंडिया के वजह से उनको अच्छी सी जॉब मिल सकती है, नहीं तो जॉब क्रिएट भी कर सकते। तो ये स्टार्टअप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके वजह से क्या हुआ कि एक एडवांटेज चीज़ हुई कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया का लॉन्चिंग इंडिया में ही हुआ, गवर्नमेंट इंडिया ने ही किया। वो हुआ था 2016 में, और बहुत इंपॉर्टेंट 2016 को हुआ था। और इसका मेन इवेंट आपको बता दिया है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना और अच्छे से अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट करना। उसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से थे वो देखते हैं। ऑब्जेक्टिव देखते पहले ऑब्जेक्टिव स्टार्टअप के फर्स्ट था 10,000 करोड़ का जो बजट लगने वाला था इस स्टार्टअप इंडिया के मिले, तो बजट लगने वाला था। और ऑब्जेक्टिव गोल्स था पहला 10,000। तो अभी तक गवर्नमेंट ने 2,670 करोड़ रुपए इस स्टार्टअप इंडिया में यूज़ किए, डालें, इन्वेस्ट किया। मतलब रेड्यूस पेटेंट रजिस्ट्रेशन फीस मतलब जो एडमिशन फ़ीस होती है, एप्लीकेशन फ़ीस होती है, उसको रेड्यूस करना। बहुत मतलब एडमिशन हम लेते तो बहुत पैसे बहुत देना पड़ता है, उसको कम किया, रेड्यूस किया। क्योंकि बहुत से जो छोटे के पास पैसे नहीं होते वो भी बिज़नेस करना चाहते हैं, परंतु उनके पास पैसे नहीं, तो वो एडमिशन फीस वो बहुत ज़्यादा होती तो भरेंगे नहीं। परंतु इसलिए स्टार्टअप इंडिया में क्या किया कि जो रजिस्टर फीस है वो कम कर दी, रिड्यूस कर दी। उसके बाद जो बैंक रोटीज में कोड मतलब क्या होता है कि जो पैसे नहीं भर सकते, वो जो उन्होंने लायबिलिटी ले वो पैसे नहीं भर सकते, उनको भी इम्प्रूव करना कर दिया। और उनको 90 डेज एक्स्ट्रा दिया अपने पैसे एक बार चांस दिया कि आप 90 डेज में आप पैसे भर सकते। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव था। उसके बाद उनको छूट देना, मतलब फ्रीडम देना 3 साल, उनका टैक्सेस में फ्रीडम देना 3 साल, उनको CGT में फ्रीडम देना 3 साल। उसके बाद उनको अच्छे से मोटिवेट करना। इससे और एक गोल था, बहुत इम्पोर्टेंट गोल था। इस योजना के माध्यम से 5 लाख से भी स्कूल्स बनाने का एक गोल रखा था हमारे गवर्नमेंट ने, और उसमें 10 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए एक गोल रखा था। उसके बाद है जो हो लगाएंगे वो कंट्री में ही होना चाहिए, कंट्री में ही बिकना चाहिए। तो प्रमोट्स इंडियन अक्रॉस द वर्ल्ड हैज़ अ स्टार्टअप। उसके बाद है बिल्ड स्टार्टअप राजस्थान, और इसके बहुत सेंटर्स बनाने की चाहिए। उसके बाद स्टैंड अप इंडिया में और स्टैंड अप इंडिया इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया को स्टैंड अप इंडिया मदद करती है। तो खुद से स्टैंड होंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। उसके स्टैंड अप इंडिया कब स्टार्ट हुआ था? 2016 को स्टार्ट हुआ था, 3 अप्रैल 2016 को ही चालू हुआ था। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया चालू हुआ, आपको इतना याद रखना है। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो गरीब लोग हैं, जो गरीब वो से आते हैं, मतलब जो कास्ट शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो ट्राइब से आते हैं, SC ST से आते हैं, जो महिला होंगे उनको प्राधान्य देना, उनको लोन देना, बैंक लोन देना, कम से कम रेट में उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड करना। तो ये स्टैंडअप में इस तरीके से लोन तो झंझट मारी हो रही थी। उसके बाद है नेचर ऑफ लोन। 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन ले सकते थे वर्कर। पर्पस ऑफ लोन सिर्फ वो ST SC वुमन एंटरप्रेन्योर को ही मिलता था। उसके बाद साइज ऑफ लोन, कंपोजिट लोन ऑफ 75% ऑफ अ प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन and working capital. However, it will not be applicable to if the borrower contribution along with the convergence support from any other schemes except 25% of project cost. Size of loan
इंटरेस्ट रेट कम से कम इंटरेस्ट प्रोवाइड करना, और इनके वजह से कम से कम रेट इंटरेस्ट प्रोवाइड किया। जो उतना वो लोन रहे हैं उनको सिर्फ 3% लोन इंटरेस्ट नहीं देना था, मतलब 3% तो बहुत कम हो जाता है। सिक्योरिटी बेसिकली प्राइमरी सिक्योरिटी मिलती है जब कौन सा भी लोन लेते तो उनको वही मिलेगी। क्रेडिट जनरेट फंड स्कीम फॉर स्टार्टअप इंडिया लोन, उसमें क्रेडिट गारंटी फंड की भी चालू किया। क्रेडिट मतलब उधारी पे देना भी चालू कर दिया। मतलब हर एक बिजनेसमैन क्या करता है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी इस मुद्रा स्टैंड अप इंडिया में डाल दी। मतलब ओवरड्राफ्ट का मतलब ही क्रेडिट होता है। रिपेमेंट, वर्किंग कैपिटल, मार्जिन मनी, मैनेजिंग मनी, ये 3 पॉइंट आपको बार बार इसमें। रिपेमेंट मतलब आपको कब पैसा वापस देना है, 6 साल के अंदर आपको पैसा वापस देना है। आप नहीं दे सकते तो आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा और स्टैंड अप इंडिया के गवर्नर जो बेटा है ऊपर उसको बोलना होगा कि हम नहीं दे सकते, थोड़े टाइम चाहिए। तो वो 18 मंथ आपको और एक्स्ट्रा दे सकते हैं। 18 मंथ के बाद वो आपको पेनल्टी भी लगा सकते हैं। वर्किंग कैपिटल और मार्जिन मनी वो आपने पहले पढ़े तो वही है। तो आज हमने बहुत अच्छी से एक्सप्लेन करके होता है। इंटरेस्ट रेट बताया मैंने आपको, उसके बाद सिक्योरिटी, रीपेमेंट, वर्किंग कैपिटल और मार्जिन है इकोनॉमी। उसके बाद है एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म का सिंपल सा मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ अगले लेक्चर में आपको एग्रो टूरिज्म पूरा कर दे देंगे। वो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, 15 मिनट का पहला हो चुका है। तो हम देखेंगे एग्रो टूरिज्म और इंट्राप्रेन्योर अगले लेक्चर में। तो इसके बाद हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। हम इकोनॉमी की तरफ इकोनॉमी स्टार्ट कर लेंगे। तो ये पॉइंट हम कंप्लीट कर लेंगे कल तो चलते हम थैंक यू फॉर तो चलते हमारे इंट्रोडक्शन की तरफ। तो हमारा इंट्रोडक्शन है, आप मेरे बहुत अच्छे से वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक शेयर कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसके साथ आपको सबकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको जो पॉइंट एग्जाम में लिखा ना वो भी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिसेंट न्यूज तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर विजिटिंग माई वीडियो। ऐसे ही इनको सपोर्ट करते रहना। जय हिंद।